जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में 4 चैप्टर पहले क्लास हो चुकी है और ये जो आज का है ये 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर का नाम जो है वो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में देखेंगे और सभी के सभी नोट्स से कराए जा रहे हैं और ये सभी के सभी जो नोट्स है वो मेरे पर्सनल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और मिलती रहे। तो चलिए आज के जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है क्या है, तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज हम लोग परिमंडल के बारे में देखेंगे। तो परिमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? तो भूमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। दोस्तों एक और बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे तो आप लोग स्पीड कर सकते हो, 1.5 गुना की स्पीड भी करके आप लोग देख सकते हो, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। बाकी देख सकते हैं। तो परिमंडल जो है वो 3 प्रकार के हैं: भूमंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब भूमंडल में क्या आता है? तो भूमंडल में महाद्वीप आ जाएगा और जल मंडल में महासागर आ जाएगा। वायुमंडल में कौन कौन सी चीज आ जाएगा? तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल आ जाएगा, समताप मंडल, मध्य मंडल आ जाएगा, आयन मंडल आ जाएगा और इसी के साथ लास्ट जो हमारा वो वही आ जाएगा। ऊपर में एक डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल हो गया और जल मंडल और भूमंडल, ये तीनों का जो कुछ संकीर्ण भाग है, ये वाला भाग, इसी को हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम लोग जैव मंडल कह सकते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जल मंडल, भूमंडल और वायुमंडल आखिर में है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि वायुमंडल, इसकी परिभाषा क्या है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और सुंदर परिभाषा है और शॉर्ट में भी बहुत अच्छा जानकारी मिलता है इससे। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भूमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। देखिए कितना शॉर्ट परिभाषा है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों या भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना होता है, ठीक है। भूमंडल में 2 लाइन आप लोगों को याद करना है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों का बना होता है। अब देखेंगे हम लोग जलमंडल के बारे में देखेंगे, ठीक है। जलमंडल की परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 71% भाग पे, तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? जिसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। ये सभी के सभी जो परिभाषा वो एनसीईआरटी के अनुसार है। निर्माण कैसे हुआ? जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ? था महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन से हुआ है। जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ है? तो महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन से हुआ है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना गया है। यानी जितने भी पर्वत है वो सभी के सभी ऊंचाई को मापा जाता है तो वो समुद्र तल से मापा जाता है और समुद्र तल को हमेशा 0 डिग्री मान के चला जाता है, जिसे हिंदी में शून्य कहते हैं, आप सभी को पता होगा। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन है? विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई जो है ना समुद्र तल से, जैसा कि आप सभी को पता है, बताया हूं मैंने कि समुद्र तल की जो उसे 0 डिग्री माना जाता है, 0। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र की तल से 8850 मीटर है, ठीक है, 8850 मीटर है। तो इस लाइन में आपको बस कितना याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है? तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है, गहराई कितना है? तो 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर विश्व का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, गहराई कितने? 11,022 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके जल मंडल के बारे में जितने महाद्वीप दिए गए हैं इन सभी को देखेंगे। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने हैं? तो 7 प्रमुख महाद्वीप है पृथ्वी पे। पहला कौन है? तो पहला जो है वो एशिया है, दूसरा में अफ्रीका आ गया आपका, तीसरा में उत्तर अमेरिका है, चौथा में जो है और चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका हो गया, छठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये सभी के सभी जो सीक्वेंस है आप लोग ऐसे ही याद कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया गया है। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका और छठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है, ठीक है। अब
एक एक करके सभी महाद्वीप को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, ठीक है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग कौन है, तो एशिया महाद्वीप ही है अकेला, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा गुजरती है, मतलब एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जैसा कि आपको पता है भारत के मध्य से भी होकर गुजरती है। भारत कहाँ है, तो भारत मध्य एशिया में आता है, ठीक है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत इसे यूरोप से अलग करती है, यानी एशिया महाद्वीप के जो पश्चिम में एक यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है, यानी एशिया को यूरोप से अलग करती है। और यूरोप प्लस एशिया को क्या कहा जाता है, तो यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहा जाता है। इसी तरह अब हम लोग दूसरे महाद्वीप के बारे में देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा, याद रखिएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों क्या होती है, इससे गुजरती है। यानी कर्क हो गया आपका, मकर हो गया और विषुवत, तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। इसी के साथ अब आप लोग देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी जो विषुवत वृत्त ये वाला था ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा भाग क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो आधे से ज्यादा भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान दिया है तो स्थित है, यानी सहारा का जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, तो सहारा का रेगिस्तान है, जो कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब नील नदी की बात कर ले तो नील नदी भी कहाँ से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही नील नदी है। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, लेकिन लंबी नदी की बात हो तो वो नील नदी है। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो हमारा है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और उसके बाद देखेंगे कि उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागर से घिरा है। 3 महासागर से कौन घिरा है, तो 3 महासागर से कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका। और यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है स्थल के रास्ते से, जिससे छोटा सा संकरा भाग है, स्थल है, उसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, अधिकांश भाग जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप की तरह ही अधिकांश भाग इसका क्या है, तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी, याद रखिए विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी बहती है कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, फैली है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या आपको याद रखना, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और सबसे बड़ी अमेजन नदी बहती है इस पे। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण में स्थित है। अब देखेंगे हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन याद करने के एग्जाम के दृष्टि से बहुत खास ही है, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अब हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, तो यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, दक्षिण ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, वो क्या है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है, मतलब यहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती है और ये हमेशा सालों भर मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। अस्थायी मानव निवास नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी मानव की जनजाति या जाति नहीं रहती है अंटार्कटिका महाद्वीप में। बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है, बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत के 2 शोध केंद्र है, याद रखिए भारत के 2 शोध केंद्र है। भारत के कितने हैं, तो भारत के जो है वो 2 शोध केंद्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में। पहला जो मैत्री है और दूसरा जो दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। तो भारत के यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 शोध केंद्र है, मैत्री और गंगोत्री अंटार्कटिका में। अब देखेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के बारे में, एशिया से बहुत छोटा है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। इसमें याद रखिएगा छोटा है एशिया से और एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 तरफ से जल से घिरा है, 3 तरफ से जल से घिरा कौन महाद्वीप है, तो वो है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। लास्ट जो है हमारा आखिरी महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके बारे में बहुत एक तथ्य रोचक सा
पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा है, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। चारों ओर से महासागरों, ठीक है, याद रखिएगा, चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसे द्वीपीय महाद्वीप ही कहते हैं, क्योंकि चारों ओर से जल से जो चीज़ घिरा रहता है उसे द्वीप कहते हैं, और ये पहले से ही महाद्वीप है ही, तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल के बारे में क्या देखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% जल है और 29% जो है स्थल है, ठीक है। और पानी को अगर आप लोग 100% मान लेते हैं, अगर पानी को आप लोग 100% मानते हैं, तो उसमें से आपके लिए पीने योग्य पानी कितना है? तो 0.03% है। और महासागर में कितने पानी है? तो 97.2% जो है महासागर में पानी है। 2.77% जो पानी है वो हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है, ठीक है, यानी जमीन के अंदर है। अब महासागर के बारे में देखेंगे। जल के प्रमुख स्रोत है, जल के प्रमुख स्रोत कौन है? तो महासागर जल के प्रमुख स्रोत है, बहुत बड़ा है स्रोत जल का, इसलिए प्रमुख स्रोत कहा जाता है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील में रहता है, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील रहने का कारण क्या है? तो इसके गति, तीन प्रमुख गतियां हैं महासागरीय जल का, वो कौन है? तो तरंग है, ज्वार भाटा हो गया, और महासागरीय धारा है, ठीक है। ये तीन क्या है? तो ये तीन जो मुख्य गतियां महासागरीय जल की मुख्य गतियां है, कौन कौन से? तो तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा है, ठीक है। अब देखेंगे कि 5 महासागर है पृथ्वी पे, ठीक है, पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर है। बड़े से छोटे के अनुसार है ये, जो दिए गए हैं नाम यहाँ पे सीक्वेंस में, ये बड़े से छोटे के अनुसार है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा जो है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर है। तीसरा कौन सा महासागर है? तो तीसरा जो आपका है वो हिंद महासागर है। और चौथा जो दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और पांचवा जो है वो आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है, पांचवा आर्कटिक महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर। तो ये सभी के सभी आप लोग ने देख लिया। एक बार और देख लीजिए। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा जो है हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, और पांचवा जो है वो आर्कटिक महासागर है। अब देखेंगे एक एक करके सही महासागर के बारे में। सबसे पहला जो हमारा आता है वो प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर के बारे में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा महासागर है, याद है कि सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जैसा कि हमने आपको बताया था। 11,022 मीटर इसकी गहराई है मेरियाना गर्त की, ठीक है। आकार कैसा है? तो इसका लगभग वृत्ताकार आकार है। और एशिया, याद रखिएगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसके चारों ओर स्थित है। मतलब एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप है? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा जो हमारा महासागर है अटलांटिक महासागर, इसके बारे में देखेंगे। सबसे दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। एस के आकार का है, एस के आकार क्या है? ये पश्चिम किनारे पे क्या है? इसके पश्चिम किनारे पे अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पे उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। और पूर्वी किनारे पे क्या है? पूर्वी किनारे पे यूरोप एवं अफ्रीका है, ठीक है, पूर्वी किनारे पे यूरोप एवं अफ्रीका है। इसकी तट रेखा क्या है? तो इसकी तट रेखा बहुत दंतुरित है, यानी टूटा फूटा हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या है? तो यहाँ पे सर्वाधिक बंदरगाह स्थित है। और व्यापार की दृष्टि से किसके? तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर पोर्ट के लिए क्या है? तो सबसे अनुकूल है। अब देखेंगे हमारा जो है वो तीसरा नंबर पे हिंद महासागर। नामकरण, हिंद महासागर का नाम किस देश पर पड़ा था? तो भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है। आकार लगभग क्या है? तो त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर में क्या है? तो उत्तर में जो है एशिया महाद्वीप है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में जो है अफ्रीका महाद्वीप है। और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पूर्व में क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दक्षिणी महासागर के बारे में अब देख लेंगे हम लोग। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। यानी जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हमारा जो है वो आखिरी जो है महासागर, वो हम लोग देखेंगे आर्कटिक महासागर। यह उत्तर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले
जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले संकरे जल वाले भाग से जुड़े हुए हैं जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग इसे और याद करना चाहते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों, ठीक है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल के बारे में। जलमंडल और भूमंडल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब वायुमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा जो परिमंडल है हमारा वायुमंडल, इसके बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ये भी परिभाषा बहुत अच्छा है कि पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यानी वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वायुमंडल जो है समुद्र तल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके घटक कौन कौन से हैं, तो वायुमंडल के घटक जो है वो तापमान तथा अन्य आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। मतलब वायुमंडल को घटक, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। मतलब वायुमंडल को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, तो घटक, तापमान तथा और भी ऐसे आधार है जिसपे 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो पृथ्वी की सतह से आप लोग ऐसे देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह से जब सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल आता है, दूसरे नंबर में समताप मंडल, तीसरे नंबर में मध्य मंडल आता है, चौथे में आयन मंडल और 5वें नंबर पर जो सबसे आखिरी है वो बहिर्मंडल है, ठीक है। अब देखेंगे वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। वायुमंडल क्या चीज से बना है, तो वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों से मिलकर बना हुआ है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और अन्य गैस की मात्रा 1% मानी गई है यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए आवश्यक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग श्वास नहीं ले सकते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, तो प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणियों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। और ऑक्सीजन क्या चीज के लिए है, तो ऑक्सीजन जो है वो श्वास लेने के लिए है। अब CO2 के बारे में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे हिंदी में CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा बोला जाता है। CO2 पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा अवशोषित करती है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन अवशोषित करता है, तो CO2, जिससे पृथ्वी गर्म रहता है, ठीक है। इसी के कारण जो है CO2 के कारण पृथ्वी गर्म रहता है। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। पौधों में वृद्धि के लिए CO2 आवश्यक है और प्राणियों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, ठीक है। अब देखेंगे ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ क्या आता है, वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है, भिन्नता आती है। और उसी के साथ यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पर क्या होता है, तो घनत्व जो है ना, वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है, याद रखिएगा, ऊपर की ओर जैसे जैसे आप लोग जाएंगे वहां पे तापमान आपको घटता हुआ नजर महसूस होगा, ठीक है। अब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप लोग जैसे पानी गर्म करते हैं तो जो भाप होता है वो गर्म होता है, वो ठंडे की ओर आकर्षित होता है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और ये जब मानसून पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे अल नीनो और इसी ला नीना में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कैसे गति करता है। तो यहाँ पे बस शॉर्ट में देख लीजिए जितना दिया गया है इस चैप्टर के अनुसार एनसीईआरटी में, कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। और गतिशील वायु को क्या कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। आप लोग याद रखिए, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जीव मंडल के बारे में देख लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का संकीर्ण भाग ही क्या कहलाता है, तो जैव मंडल कहलाता है। स्थल, जल तथा हवा के भाग का सीमित भाग जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। मतलब स्थल, जल तथा हवा के सीमित भाग को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जीवन मौजूद होता है जैव मंडल में, ही क्या होता है, जीवन मौजूद होता है। यहाँ मनुष्य सहित जीवों की बहुत से प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। इसके प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसके प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जंतु जगत है और दूसरा जो है पादप जगत है। पहला जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। दोस्तों इसी के साथ जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सभी के सभी समाप्त हो गया। और ये टोटल 6 पेज का टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और इससे पहले 4 क्लास हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल
चैनल पर जाकर आपको 6th क्लास जियोग्राफी का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, तो वहाँ पे अगर आप लोग जाएँगे, तो वहाँ पे आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में छठे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।